नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा के चुनाव में मोदी को हराने के लिए पूरा इंडिया अलायंस, एक दूसरे के जो दुश्मन थे वो एक हो गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, उनके साथ बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें भी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती। इसका खुलासा मोदी जी ने एक चुनावी रैली में किया। और हम पहले से भी जानते हैं कि मोदी कई ऐसे देश हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी आंखों में खटक रहा है। असल में मोदी जी ने 10 साल में जिस तरह से बेहतरीन काम किया है, उसको देखते हुए यह पक्का है कि आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी अगर इसी तरह तेजी से काम करते रहे तो चीन समेत ऐसे कई देश हैं जो भारत की बर्बादी का सपना देख रहे थे, वो खुद बर्बाद होने वाले हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से वहां कंपनियां छोड़ करके भारत में आ रही हैं, जिस तरह से अमेरिका में असंतोष पनप रहा है, और दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनका अभी तक यह सपना था कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो सब, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों, चाहे भारत में आतंकवाद परोसने वाले देश हों, चाहे फिर वो शक्तियां हों जो यहां नक्सलवाद को बढ़ावा देती थी, उन सबको करारा चोट लगी है। और ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। और इसलिए अब जो 2024 का चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में वो सारी ताकतें मिल गई जिसका जिक्र मोदी जी ने अपनी रैली में किया। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे हराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, यहां तक कि विदेशी ताकतें भी ये एक्टिव हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि एक तरफ जो देश विरोधी लोग हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, वो पूरे के पूरे एकजुट हैं। आप इंडिया अलायंस में देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन है वो कह रहे थे कि मेरा तो मकसद ही है सनातन की समाप्ति। आपने देखा कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मोदी और अमित शाह को तो जेल में डाल देंगे, और ये जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है इसको तोड़कर फिर से मस्जिद बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का सपना है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये जो आरएसएस है इसको बैन कर देंगे, यानी हिंदुओं के जितने संगठन हैं उनको तो बैन कर देंगे, और पीएफआई को खुली छुट्टी दे देंगे कि वो जो चाहें वो करें। वाला खेल आप पंजाब में देख ही रहे हैं, कई प्रदेशों में ये चुपचाप चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इसमें हमने देखा है। तो फिर एक सवाल उठता है कि आखिरकार मोदी से विदेशी शक्तियों की, यानी चीन, अमेरिका हो, या कई ऐसे देश हैं जिसमें कि कनाडा हम देख रहे हैं, इनकी मोदी से दिक्कत क्या है, मोदी से दुश्मनी क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार मोदी ने 10 साल में जो किया है, उसके कारण उनका जो एजेंडा था, जो भारत की बर्बादी का सपना देखते थे, जो भारत के अंदर खुलेआम नारे लगाया करते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वो भारत की बर्बादी तक जंग की बातें किया करते थे, आज उनके मुंह पर जो टेप चिपका है, वो टेप मोदी सरकार की नीतियों के कारण और मोदी ने जो उनकी फंडिंग पर प्रहार किया है उसके कारण है। जहां एक तरफ मोदी जी ने इस 10 साल में 2014 से लेकर और अभी तक की अगर यात्रा को आप ध्यान में करेंगे, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पहले ही भाषण में, पहले उद्बोधन में क्या कहा, मेरी माताएं बहनें जो शाम के समय सोच के लिए प्रतीक्षा करती हैं कि अंधकार कब होगा तब वो सोच के लिए जा पाएं, तो शौचालय की बात की, सफाई की बात की, तो मोदी जी का पूरे देश में मजाक बना। लेकिन उस महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किए, करोड़ों माताओं बहनों को वो इज्जत घर यानी शौचालय वो दिए गए, वो भी मुफ्त में। उज्ज्वला गैस के तहत कई करोड़ों माताओं को जो धुआं उनकी आंखों में जाता था, जिससे उनके फेफड़े खराब होते थे, उससे निजात में उनको गैस दी गई। करोड़ों लोगों को घर दिए गए, पक्के घर बनाकर मोदी सरकार ने दिए। जिस तरह की योजना यहां चली, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने जो नारा दिया, उसके कारण देश के कई युवाओं ने अपना खुद का यूनिकॉर्न यहां खड़ा किया, जिनकी संख्या 100 के लगभग पहुंच गई है। ये जो बढ़ा, इस सब के अलावा जो भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस की सरकारों में चीन को जिस तरह की आजादी दी गई थी, वो अपना यहां खराब से खराब प्रोडक्ट भी खपाने में लगा हुआ था, और भारत को प्रतिवर्ष
अरबों रुपए का यहां नुकसान हो रहा था, दूसरी तरफ भारत के जो लघु उद्योग थे वो बंद हो रहे थे। मोदी सरकार आई तो कुछ नीतियों में परिवर्तन किया और जिसके कारण आपको बता दूं कि 17 कंपनियों को चीन की यहां पर बैन किया गया। सेमीकंडक्टर का भारत में हब बनाने की शुरुआत की गई और जो चीन ये सोचता था कि हमारे बिना तो भारत कुछ कर नहीं सकता, उस चीन को पटकनी देते हुए भारत ने ताइवान से बात की, जापान से बात की, अमेरिका से बात की और अब वहां यहां शुरुआत हो रहा है। इसी तरह आप और हम इस समय 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यह 5G टेक्नोलॉजी भारत ने अपनी बनाई, जबकि पहले चीन की तैयारी थी कि हमारे बिना तो भारत में 5G टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती। ये जो झटके मोदी ने दिए, इन झटकों के कारण पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें थी, उनके कुछ एजेंट भारत में भी बैठे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम से हम जिनको जानते हैं। ऊपर से देखने में वो किसी पार्टी के आपको राजनीतिक दल के नेता लगेंगे, कोई एक्टिविस्ट लगेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा समाज सेवी है, लेकिन अंदर से वो हैं किसी विदेशी देश विरोधी, हमारा भारत विरोधी ताकत के एजेंट। और उस एजेंट के काम क्या हैं? वो यहां भारत में रहकर भारत विरोधी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो राजनीति में है तो देश को बदनाम करने का काम करेंगे, देश की सेना को कमजोर करने का काम उन्होंने किया, क्योंकि वो तो काम ये कर रहे थे कि जिससे भारत बर्बाद हो, भारत दोबारा गुलाम हो जाए, भारत में आतंकवाद बढ़े, भारत क्षेत्रों में बंट जाए। और इसीलिए कई नेताओं ने बार बार यह कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये तो कई राज्यों का समूह है। कई लोगों ने, राजनीतिक दल के नेताओं ने, जिसमें बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए धारा 370 हटाने पर कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, रेफरेंडम करा लेना चाहिए कि कश्मीर के लोग जाना किधर चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, भाई उनकी भी राय शुमारी कर ली जाए। इसी तरह से बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता जो ये चाहते हैं कि खालिस्तान जो है पंजाब का भाग, उसको अलग कर दे और वो पाकिस्तान का हिस्सा जो आज हमारा भारत का पंजाब है वो बन जाए। और इस तरह के नेता जो लगे हुए हैं उनको झटका लगा। मोदी सरकार आई तो FCRA कानून में कड़े प्रावधान किए और उसके चलते आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि नाम है NGO का, काम वो कर रहे थे देश विरोधी। और ऐसे लोग जो नक्सली एरिया में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, देश विरोधी ताकतें काम कर रही थी, उनके बीच जाकर के वो धर्मांतरण कराने में लगे हुए थे, कहीं दंगा फसाद कराना, कहीं देश विरोधी एक्टिविटी कराना, कहीं सेना पर हमला करना। और NGO के नाम पर जो फंड आ रहा था, ऐसी 20,600 NGO को मोदी सरकार ने बैन किया। अब आप समझिए, इतना बड़ा प्रहार अगर मोदी करेंगे तो मोदी तो आंख की किरकिरी बनेंगे ही। बात यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया है? FCRA कानून में परिवर्तन किया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट 2020 FCRA का जो कानून है, उसमें पहले क्या नियम था कि विदेश से अगर किसी ने 100 रुपए चंदा लिया तो वो 50 रुपए अपना निजी खर्चा दिखा दिया करते थे। NGO है, 15-20 लोगों ने मिलकर बनाई है, कोई उसका डायरेक्टर है, कोई उसका अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई सदस्य हैं। और वो क्या करते थे कि वो साल में मजे ले रहे हैं, यहां से विदेश जा रहे हैं 15 दिन के लिए परिवार समेत, भारत के कई भागों में वो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, और पैसा है दान का, उसी से लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये जो धर्म के नाम पर या समाज सहायता के नाम पर विदेश से फंड आता था, उसका 50% भाग अपने ऊपर खर्च करते थे, अपने बैंकों में भर लिया, उस पैसे से मौज करी, अपने परिवार की अरबों रुपए की संपत्तियां बनाई। मोदी सरकार ने जब ये देखा कि ये घपला चल रहा है, उन्होंने कानून में परिवर्तन कर दिया और ये तय कर दिया कि अब इसमें 30% की कटौती की जाएगी। अब मात्र 20% केवल आप प्रशासनिक कार्यों में खर्च कर पाएंगे जो विदेशी फंड मिल रहा है। आपको 80% समाज के उस मद में, समाज के काम में खर्च करना ही पड़ेगा जिसके लिए आपने NGO का रजिस्ट्रेशन कराया है। यदि कोई कह रहा है कि हम गरीबों के पढ़ाई के लिए काम करते हैं तो 80% आपको गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल और उनकी ड्रेस या उनकी फीस वो देना ही पड़ेगा। और उसमें भी कोई घपला नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, मोदी सरकार ने, कि फर्जी बिल नहीं चलेंगे। अब GST वाला बिल आपको पक्का देना पड़ेगा, जिसको क्रॉस चेक
भारत का गृह मंत्रालय चेक करेगा। और इसलिए बौखलाहट है कि अभी तक तो मौज कर रहे थे। 20,600 एनजीओ, सोचिए कितने लोग हो गए। एक एनजीओ से अगर आप 20 भी लोगों को जोड़ दो तो आप सोच लीजिए कि यह संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। ये जो 4-5 लाख लोग भारत के अंदर देश विरोधी एक्टिविटी चला रहे थे, कहीं किसी खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले हों, चाहे नक्सल को हवा देने वाले हों, फिर चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हों, चाहे धर्मांतरण कराने वाले हों, ऐसे लगभग 5-7 लाख लोग जो उसके मेन लोग हैं, ये तो मैंने मिनिमम संख्या बताई, वो लगातार काम कर रहे थे। मीडिया हाउसेस को उन्होंने इसी पैसे से खरीदा हुआ था, पूरी टूल किट तैयार करते थे, सोशल मीडिया पर देश विरोधी एक्टिविटी पोस्ट डालना, क्या क्या नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक बड़ी फौज खड़ा कर दिया करते थे। उनको 1 करोड़ रुपया भी अगर एक हियरिंग का फीस देना पड़े, उसके लिए उनको अमेरिका, चीन, कहां से उनको चंदा आ रहा था। मोदी सरकार ने प्रहार किया और इसके कारण से देश के अंदर धर्मांतरण रुका, ड्रग का व्यापार रुका, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नक्सलवाद रुका और आज बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए सब एकजुट होकर, सारे राजनीतिक दल जो आपको इंडिया अलायंस में दिखाई देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो केवल मोदी से इसलिए चढ़ते हैं कि ये तो सनातन को बढ़ावा दे रहा है, ये तो देश की तरक्की की बात कर रहा है, ये तो चीन को और अमेरिका को पीछे पछाड़ देगा, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर पर है, ये तो 3रे नंबर पर आने की बात कर रहा है। और इसलिए मोदी जी ने इसका जिक्र किया। तो हम सबको विचार करना है कि जब ये देश विरोधी ताकतें, ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें, सनातन को खत्म करने वाली, कस्में खाने वाली ताकतें, अगर मोदी को हराने के लिए, पीएम ना बन जाए, रोकने के लिए एकजुट हैं, तो क्या जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं और जो भारत माता को अपनी मां मानकर इसकी सेवा करते हैं और इसकी तरक्की देखना चाहते हैं, क्या वो एकजुट होकर मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर वोट नहीं दे सकते? अगर आपका उत्तर हां में है तो हम अपनी वोट तो देंगे ही। क्या मैं ऐसे 10 लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कह सकता हूं? ये अपने आप से पहले विचार करें, सवाल करें और फिर उसके लिए उस पर काम करें, क्योंकि ये देश का काम है, ये मोदी का काम नहीं है। क्योंकि मोदी जी जैसा कह चुके हैं, किसी दिन झोला उठाकर वो तो चल पड़ेंगे, क्योंकि एक सन्यासी हैं जो आपको साधारण वेश में दिखाई देते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।